हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? फाइन। तो बच्चों, हमारा चल रहा है अभी मैथमेटिकल टूल्स के बारे के। तो मैथमेटिकल टूल्स हमारा चल रहा है। तो मैथमेटिकल टूल्स मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स नहीं आते तो आपको फिजिक्स आगे कभी नहीं आ सकती। तो बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन क्या होती है, इंटीग्रेशन क्या होती है, वो मैंने 4-5 वीडियोस बना दिए हैं। अब आज हम दूसरा मैथ पढ़ेंगे कि एक हो गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब एक अलग से मैथ है, वो भी फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बच्चों वेक्टर। तो वेक्टर जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम उसकी चर्चा करेंगे कि ये वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। आप रोज पढ़ते हो कि क्वांटिटी, जैसे मास एक क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक क्वांटिटी है, टाइम एक क्वांटिटी है, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, ये सब एक क्वांटिटीज हैं। तो हम इनको क्वांटिटी क्यों बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट हम बोलते हैं क्वांटिटी है। क्वांटिटी इनको क्यों बोलते हैं? क्वांटिटी बच्चों हम उस चीज को बोलते हैं जिस चीज को हम मेजर कर सकें। मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, इस मार्कर की मैं लेंथ मेजर कर सकता हूं, तो इट मीन्स की लेंथ इज ए फिजिकल क्वांटिटी। इस मार्कर का मैं मास मेजर कर सकता हूं, तो मास इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब इस मार्कर के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, अगर उसको मैं मेजर कर सकता हूं, तो फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिन चीजों को हम मेजर कर सके, जिन भी क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अब कई बार हमसे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर कोई ऐसी चीज है दुनिया में कि जो फिजिकल क्वांटिटी ना हो? जैसे सपोज करो मैं आपके पास खड़ा हूं, तो मेरी हाइट कितनी है, मैं हाइट मेजर कर सकते हैं, तो मेरी हाइट फिजिकल क्वांटिटी है, मेरा मास फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी। मैं अगर मुझे टेम्परेचर कितना है मेरे अंदर, तो मैं थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करूंगा, इसका मतलब कि मैं टेम्परेचर मेजर कर सकता हूं, तो टेम्परेचर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। मैं अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकता हूं, इट मीन्स की ब्लड प्रेशर इज ए फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों, आप मुझे बताओ कि क्या आपके पास कोई ऐसा डिवाइस है जो ये मेजर कर सके कि मेरे अंदर इस वक्त मैं कितना खुश हूं, या मेरे अंदर कितने दुख हैं, या मेरे अंदर कितने इमोशंस हैं, लव, हेट, इस तरह के इमोशंस। कोई ऐसा डिवाइस है जो मेजर कर सके? मेरा टेम्परेचर मेजर कर सकते हो, मेरा बीपी मेजर कर सकते हो, लेकिन आप मेरे अंदर इमोशंस नहीं कभी मेजर कर सकते। इट मीन्स कि इनको हम, जो इमोशंस होते हैं हमारे, इनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोलते, क्योंकि ये अभी तक कोई ऐसा डिवाइस नहीं बना जो मेजर कर सके। अब बच्चों, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो किस्म की होती है। एक बच्चों होती है स्केलर क्वांटिटी, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज होगी जिनको मेजर कर सकते हैं, और वो भी आगे दो टाइप्स की हैं, स्केलर और वेक्टर। अब जो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी को बोलते हैं कि जिस क्वांटिटी को, अगर मैंने आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है उस क्वांटिटी के बारे में, तो मुझे एक ही चीज की जरूरत पड़ेगी, मतलब एक ही इंफॉर्मेशन, उसका मैग्नीट्यूड ही उसके इंफॉर्मेशन बता देगा पूरी उसके बारे में। मान लीजिए कि ये मेरे पास मार्कर है, अब मैं बोलता हूं कि इस मार्कर की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसमें एक ही इंफॉर्मेशन काफी थी कि भाई इसकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है। अब मैं इसको ऐसे मेजर करूं तब भी 10 सेंटीमीटर आएगा, मैं इसको ऐसे मेजर करूं तब भी 10 सेंटीमीटर आएगा, मैं इसको यहां से यहां मेजर करूं तब भी 10 सेंटीमीटर है, यहां से यहां करूं तब भी 10 सेंटीमीटर। मतलब कि मैंने सिर्फ क्या बोला, इट्स लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, तो अगले बंदे को समझ आ जाएगा कि यार इसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, पूरी इंफॉर्मेशन इसकी मिल गई। मान लो मैं बोलता हूं कि इस आदमी की हाइट जब वो 5 फुट है, तो उसके लिए हाइट कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि उस बंदे ने बता दिया कि इसकी हाइट 5 फुट है, इसका मतलब कि उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी उसने। अब उसको आप ये नहीं, आप सर से पांव को नापो, पांव से सर को नापो, तो हाइट तो सेम रहेगी। तो ये जो जैसे मास है, मान लीजिए अब ये है,
अब इस मार्कर का मास मान लीजिए 2 ग्राम है, तो इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि इसका मास 2 ग्राम है, तो हमें समझ आ गया कि इसका मास 2। मास को समझने के लिए एक ही वर्ड यूज किया, 2 ग्राम। ग्राम हो गया यूनिट और 2 हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब इस देखिए, अब इस मास को मैं ऐसे मेजर करूं, इस पेन को ऐसे खड़ा करूं, इसको मैं डायरेक्शन ऊपर फेंकूं, नीचे फेंकूं, इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करूं, इसके मास में कभी चेंजेस नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि देयर आर सम क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड या एक्सप्लेन्ड बाय गिविंग ओनली वन थिंग, दैट इज वन नंबर, मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज को बच्चों हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज इज दैट क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मैग्नीट्यूड मतलब इस साइज आपको बताया गया, जैसे 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 किलो इसका मास है। किसी मेरा टेम्परेचर मान लीजिए, अगर मेरा टेम्परेचर इस वक्त मान लीजिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 100 डिग्री है, इंफॉर्मेशन है पूरी। अब ये थोड़ी होगा कि कोई आदमी मेरा अलग अलग बॉडी से, सर से अलग से नापेगा, पांव से अलग से नापेगा। वो जब उसको इंफॉर्मेशन पूरी कंप्लीट मिल गया कि इस बंदे का टेम्परेचर क्या, वो 100 मैग्नीट्यूड गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ माय टेम्परेचर। तो ऐसी क्वांटिटी को बच्चों हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। हम बुक में कैसे लिखा होगा, बुक में लिखा होता है कि दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मतलब साइज, नंबर दिया होगा उसका। अब बच्चों, अब मान लीजिए कि आपको ये जो ब्लॉक है, अब मान लो एक चीज और करते हैं। सपोज करो कि मैं आपको बोलता हूं कि मैं 15 किलोमीटर चला, मैं 15 किलोमीटर चला। अब क्या आपको कोई कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली है? मैंने बोला मैं 15 किलोमीटर चला। 15 किलोमीटर चलने का मतलब कि अब मैं यहां पर एक चीज हाइड कर रहा हूं कि 15 किलोमीटर, चलो मान लो हम बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मेरी 4 डायरेक्शन हैं। अब इसमें मैं बोल रहा हूं एक आदमी 15 किलोमीटर चला। अब हमें थोड़ी सी ना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन लग रही है इसमें, क्योंकि मुझे ये बंदा ये नहीं बता रहा है कि 15 किलोमीटर किस तरफ चला है। मैं ईस्ट की तरफ चला हूं, नॉर्थ की तरफ चला हूं, साउथ की तरफ चला हूं, कहां चला हूं 15 किलोमीटर। तो यहां पर बच्चों आपको जो है वो, जैसे बोलो कि मेरा घर 15 किलोमीटर दूर है, तो ये अब मैं बोलूं जा भाई मैं अगर मान लीजिए मैं यहां पर स्कूल में हूं, तो मैं किसी बच्चे को बोलता हूं कि जा भाई 2 किलोमीटर जाओ मेरे घर से वो सामान लेके आओ। अब बच्चे को ये नहीं समझ आ रहा कि सर क्या बोल रहे हैं कि 2 किलोमीटर कहां जाऊं मैं, 2 किलोमीटर किस तरफ जाऊं मैं। तो इसलिए मैं अगर ये इंफॉर्मेशन देता हूं तो बच्चा कहीं ना कहीं निकल जाएगा, मेरे घर के बजाय किसी और डायरेक्शन में निकल जाएगा। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज है, यहां पर हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप डायरेक्शन दोगे तभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आएगी। मैं अगर किसी बंदे को बोलता हूं कि मेरा घर यहां से 2 किलोमीटर है नॉर्थ की तरफ, तो फिर वो कंप्लीट, इसमें क्या आया 2 किलोमीटर प्लस डायरेक्शन भी दे रहा हूं मैं, कहां पर, नॉर्थ की तरफ। अब बच्चों आपको समझ आया। जैसे मान लो कि मैंने बोला था कि मेरा मास जो है वो 5 किलो है, इसमें मुझे डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई कि मास 5 किलो है, हम समझ गए। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स में आपको बोलोगे 4 किलोमीटर चलो, तो 4 किलोमीटर किस तरफ चलो, इसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। तो जब आपको बच्चों मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो तब उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब बच्चों मान लीजिए कि ये मेरे पास एक ब्लॉक है। अब मैं बोलता हूं कि इस ब्लॉक को मैंने फोर्स लगाई, इस ब्लॉक को फोर्स लगाओ 10 न्यूटन, तो क्या आपको समझ आ जाएगा कि जो ब्लॉक किस तरफ जाएगा। मान लो कि मैंने बोला कि इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो क्या आपको ये समझ आ गया है कि ये ब्लॉक अब किस तरफ जाने लगा है? नहीं समझ आएगा। क्यों?
क्योंकि मैंने बोला इसके ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लगाओ। अब हो सकता है कि एक बच्चा सोच रहा हो कि ये फोर्स इस तरफ लगानी है। अगर आप बच्चों इस तरफ फोर्स लगाओगे तो इसका मतलब कि ब्लॉक, मालूम मैं पूरी डायरेक्शन बता देता हूं आपको। ये होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब मान लो कि मैंने बोला कि 10 न्यूटन की फोर्स कोई बच्चा होता है साउथ की तरफ लगाएगा तो बॉडी साउथ की तरफ चल पड़ेगी। अगर कोई बच्चा 10 न्यूटन की फोर्स ऐसे लगाता है तो बॉडी वेस्ट की तरफ चल जाएगी। इसका मतलब है कि यहां पर मैं अगर किसी बंदे को बोलूं कि इस बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो उसमें हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, क्योंकि मुझे वहां बताना पड़ेगा कि 10 न्यूटन की फोर्स किस तरफ लगा रहे हो, तब जाकर उस बंदे को समझ आएगा कि हाँ ये बॉडी इस तरफ जाएगी। अदरवाइज तो 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है वो तो कहीं से भी लग सकती है, वो ईस्ट से लग सकती है, वेस्ट से लग सकती है। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन की आपको समझ ही नहीं आएगी कि फोर्स लगाने के ऊपर चीज जाएगी कहां पर, तो इसलिए इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हुई। तो वो जो ऐसी क्वांटिटीज जिनको समझने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड का भी पता होना चाहिए, डायरेक्शन का भी पता होना चाहिए, ऐसी क्वांटिटीज को बच्चों हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। तो बच्चों आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। स्केलर क्वांटिटीज होगी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड्स। तो मैं आपको एक डिफरेंस बना के देता हूं। स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का भी हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होगी। ऐसे एक चार्ट सा बना लेते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है। स्केलर में आपने समझा कि इसका ओनली मैग्नीट्यूड, अब ये तो बुकिश लैंग्वेज है, तो सिर्फ आपको मैंने डिटेल में समझाना था कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, कि हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं। ऐसी क्वांटिटीज जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, जैसे मास है, लेंथ है, डिस्टेंस है, टेम्परेचर है, स्पीड है, रादर प्रेशर। अब आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों है प्रेशर स्केलर। तो बच्चों जी आप देखिए इनको अगर मान लो कि मुझे सिर्फ इनका मैग्नीट्यूड पता हो तो मुझे उस बॉडी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सकती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मैं समझ सकता हूं। लेकिन कुछ क्वांटिटीज अभी मैंने आपको समझाया कि जिनका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होने चाहिए। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों चीजें होंगी तब मुझे इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिलेगी उस क्वांटिटी। जैसे आपको मैंने फोर्स की एग्जांपल बताई है। अब इसकी एग्जांपल देखिए आप, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, इस तरह भी हम डिटेल में सारी क्वांटिटीज पढ़ेंगे। तो ये होगी बच्चों आपको कि स्केलर क्या होते हैं और वेक्टर क्या होते हैं। अब बच्चों दूसरा पॉइंट इसका देखिए कि ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ये बच्चों इनको प्लस माइनस करने के लिए आपका सिंपल अलजेब्रा यूज होता है। मतलब कि दे आर एडिड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। सिंपल अलजेब्रा से क्या मतलब हुआ कि जो आपने मैथ पढ़ा है अभी तक 10th में, उसी से मान लीजिए आपको बोलता है कि एक बॉडी का मास 1 kg है, दूसरी बॉडी का मास 2 kg है। इसका जो दोनों को जोड़ोगे तो आपको सिंपल जो मैथ आता है इसका बोलोगे, जो बॉडी मिलेगी उसका मास 3 kg होगा। इसमें अब आपको और कोई काम नहीं करना है कि 2 को पहले लिखिए, 1 को बाद में लिखिए, या 2 को इधर रखो, 2 को यहां रखो, आप कहीं भी रखिए तो आप देखोगे कि आपका मास 3 kg ही आएगा।
लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज को बच्चों ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, इनके लिए अलग अलजेब्रा है। तो दे आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर अलजेब्रा। तो इनके लिए वेक्टर अलजेब्रा एक हम पढ़ेंगे कि आपको इसके लिए एक अलग मैथ है कि वेक्टर क्वांटिटीज को प्लस, जैसे मुझे वेलोसिटी को कैसे प्लस माइनस करना है, एक्सेलरेशन को कैसे प्लस माइनस करना है, फोर्स को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है। बच्चों इनको समझने के लिए उस अलजेब्रा, वो हमें एक अलग अलजेब्रा आएगा जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। और अब इस लेसन में हम वेक्टर अलजेब्रा ही समझेंगे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आप पूरी फिजिक्स में आप पढ़ोगे फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन की बातें चलेंगी, तो वो कभी प्लस भी होंगी, माइनस भी होंगी। तो अगर आपको वेक्टर क्वांटिटीज को प्लस माइनस करना ही नहीं आता तो आप आगे फिजिक्स कैसे पढ़ सकते हो? इसीलिए आप याद रखिए कि ये मैथमेटिकल टूल जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना फिजिक्स आगे नहीं चल सकती। तो इनके लिए पढ़ने के लिए अब ये जो मैथ हमारा, वो हम समझेंगे कैसे वेक्टर क्वांटिटीज को हमें प्लस माइनस करना है। अब बच्चों ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज जो भी होती हैं, इनके लिए आप स्केलर क्वांटिटीज को आप सिंपल लेटर से डिनोट कर सकते हो। जैसे मास है तो आप सीधा ले सकते हो मास, अगर लेंथ है तो आप सीधा ले सकते हो एल, सीधा ले सकते हो। लेकिन बच्चों जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनको लिखने का एक अलग तरीका है। जैसे मान लो मुझे वेलोसिटी लिखनी है तो मुझे ऐसे v के ऊपर वेक्टर डालना पड़ेगा। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो मुझे ऊपर ये एरो का साइन डालना पड़ेगा। ये अभी डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एरो से। जैसे फोर्स लिखनी है, ऐसे आप एफ पढ़ोगे तो ये एफ एन भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इसके ऊपर एरो डाल दोगे तो ये समझ जाएगा कि ये फोर्स की बात कर रहे हैं। तो इसी तरह बच्चों आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज और उसका अलजेब्रा। चलो बच्चों, सबसे पहले हम वेक्टर का अलजेब्रा, वेक्टर मींस की वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर का अलजेब्रा सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि रिप्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब कि हम एक वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों वेक्टर्स जो होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हम एरो से, ये एरो से हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ये जो एरो होता है ना, ये एरो, ये देखिए इस एरो को ध्यान से दो। इसको हम एरो भी बोलते हैं, इसको हम रे भी बोलते हैं और इसको हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी बोलते हैं। लाइन सेगमेंट होती है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ डायरेक्शन दे दो तो इसका मतलब ये बन जाएगी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय एरो, या उसका नाम होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब तो यहां पर देखिए, यहां पर इसमें एक आगे ये आ गया एरो का टिप, इसको बोलते हैं हेड। मतलब ये जो टिप होता है जो डायरेक्शन बताता है, ये हेड क्या बताएगा? डायरेक्शन। तो आपने याद रखना कि ये हेड हो गया। और ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं टेल। तो दो चीजें आपको समझ आ जाएंगी कि मैं बोलूंगा इस वेक्टर का हेड कौन सा, तो आपने बोलना ये हो गया हेड। मैं बोलूंगा टेल कौन सी है, आपने बोलना टेल, ये होती है। दो चीजें आपको समझेंगी क्योंकि ये घड़ी घड़ी यूज होंगी। हेड को टेल के साथ जोड़ो, टेल को हेड के साथ जोड़ो,
तो आपको पता होना चाहिए टेल हेड किसकी बात हो रही है, एक चीज। दूसरी बच्चों कि ये जो एरो होता है ना, ये एरो की जो लेंथ है, मतलब इसकी जो लंबाई है एरो की, वो हमें बताता है लेंथ ऑफ एरो। क्या हमें बताएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मैंने क्या बोला आपको कि वेक्टर क्वांटिटी की दो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। अब देखिए कि मैग्नीट्यूड, अब मैंने वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है एरो से, तो उसका मैग्नीट्यूड कौन बताएगा? उसका मैग्नीट्यूड बताएगा इस एरो की लेंथ, ये एरो की लंबाई कितनी है, और डायरेक्शन कौन बताएगा? इसका हेड। और इस बात को समझते हैं सिंपल तरीके से। मान लीजिए कि आपको बोला जाता है कि ये कोई कार है और ये कार जो चल रही है यहां पर ईस्ट की तरफ, ये ईस्ट डायरेक्शन में आते हैं, वो ईस्ट की तरफ जा रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो है 5 मीटर पर सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। तो अब आपको बच्चों इस वेलोसिटी को एरो से रिप्रेजेंट करना है, इसका एरो बनाना है। तो कैसे बनाओगे एरो? क्योंकि इसकी डायरेक्शन तो दे रहा है वो ईस्ट है और मैग्नीट्यूड कितना बोल रहा है 5, तो आप इसका मतलब कितना मैग्नीट्यूड है 5 मीटर। क्या आपके पास कापी तो सिर्फ 10 सेंटीमीटर जितनी होती, तो अब आप क्या करोगे कि एरो 5 मीटर लंबा ड्रा करोगे। तो बच्चों यहां पर आपको इसको आपको सीखना है स्केल सिस्टम। जैसे आपने देखा होगा मैप हम बनाते हैं तो कैसे स्केलिंग करते हैं। अब आपने मान लीजिए ये आपको ये आ गया इस वेलोसिटी का वेक्टर, इसको मैं रिप्रेजेंट करने लगा हूं, ये 5 मीटर पर सेकंड से रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इस एरो को छोटे छोटे टुकड़ों में इसके 5 टुकड़े कर देता हूं, जैसे 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। और ये जो एक हिस्सा है इसका मैं लेता हूं, इसको लेता हूं मैं 1 सेंटीमीटर। तो ये टोटल कितना बन गया 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर मैं स्केल बनाऊंगा कि मैं लिखूंगा कि जो 1 सेंटीमीटर है इस एरो का, जो 1 सेंटीमीटर है वो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड बताता है। 1 सेंटीमीटर 1 मीटर पर सेकंड के बराबर है। तो इसका मतलब है कि 5 सेंटीमीटर जो होगा यहां से ये एरो 5 सेंटीमीटर जो होगा वो मुझे क्या बताएगा 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। तो इस तरह बच्चों आप रिड्यूस कर सकते हो। आप ये नहीं कि आप इतने बड़े 5 मीटर लंबा एरो खींचना है, ऐसे नहीं, आपने उसको स्केलिंग करनी है, रिड्यूस करना है। तो इस तरह बच्चों आप इसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो, वेक्टर को छोटा करके ले सकते हो। अब देखिए मान लीजिए आपको बोला जाता है कि ये फोर्स आपकी किसी बॉडी में पड़ी है 10 न्यूटन की, तो अब आप इसका एरो ड्रा करोगे तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे एरो बनाओगे आप, तो आप लिख सकते हो इसका एरो, इसकी लेंथ 10 न्यूटन करनी है तो आप लिख लो यहां पर इसके, अगर हम 5 भागों में काट दूं तो इसकी 1 सेंटीमीटर जो लंबाई है मैं लिखता हूं 2 न्यूटन। तो ये इसकी कितनी लेंथ मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर जितना जो इसकी एरो की लंबाई होगी वो 5 सेंटीमीटर आपको बताएगा 10 न्यूटन। तो इस तरह बच्चों आप स्केल को आप यूज कर सकते हो कि आप जरूरी नहीं कि यहाँ 100 न्यूटन लिखा था आपने 100 लंबी लाइन खींच रही है, ऐसा नहीं। आप उसको रिप्रेजेंट लिखना पड़ेगा उसको कि हम 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर मान रहे हैं। आप 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन के बराबर भी मान सकते हो, ऐसी बात नहीं। तो आप जैसे आपकी वो पेज की जगह होगी उस पेज पर उतना ही आप लोकेशन ड्रा कर सकते हैं। अब बच्चों अब देखो यहां पर कुछ क्वांटिटीज अभी तक हमने पढ़ा कि स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो, तब हमें समझ आती है उस चीज। अब जो यहां पर कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं
इधर नोट लिख लीजिए आप एक पॉइंट कि यहां पर कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है, लेकिन फिर भी वो वेक्टर नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जब हम बैटरी लगाते हैं तो इसमें जो करंट चलती है तो करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलती है। तो जैसे करंट हो गया 5 एम्पियर करंट चल रही है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब बच्चों अब इस करंट का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो फिर तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर डेफिनेशन ये करंट क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी करंट होनी चाहिए स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है। अब इसका मतलब है कि ये डेफिनेशन भी इनकम्प्लीट है जो हम पढ़ा रहे हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। रियल में आप डेफिनेशन पढ़ोगे कि वेक्टर क्वांटिटी अगर वो डेफिनेशन होती तो यहां पर वो डेफिनेशन फेल होगी ना। फिर यहां पर इसका मतलब हुआ कि वेक्टर क्वांटिटी की सही डेफिनेशन क्या है कि द क्वांटिटी which has magnitude as well as direction दोनों हो, and the quantity which obeys vector laws of addition, कि अभी हम पढ़ेंगे कि वेक्टर को किस तरह ऐड करना है, उसका एक लॉ है स्पेशल कि वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए एक लॉ है। तो कैसे ऐड करते हैं वेक्टर को, अगर वो वेक्टर के लॉस को माने तब हम उस क्वांटिटी को बच्चों वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो अब आपकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या बनेगी वेक्टर की, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड इट शुड आल्सो ओबेज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, अदरवाइज there are certain quantities which has magnitude as well as direction, even then they are scalar quantities. अब बच्चों आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में चलोगे तो आप पढ़ोगे कि there are some quantities which are neither scalar nor vector, ना वो स्केलर है neither scalar nor vector, ना स्केलर है ना वेक्टर है बच्चों। उनका एक नाम होता है, उनको बोलते हैं टेंसर। तो ये बच्चों आप अभी आपके काम की चीज नहीं है क्योंकि अभी आपको इसकी जरूरत भी नहीं पढ़ने की, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैंने इंफॉर्मेशन के लिए आपको बताया कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी होती है। तो बच्चों अब तक आपको समझ आ चुका होगा कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और वेक्टर हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि पूरी फिजिक्स वेक्टर क्वांटिटी से भरी हुई है और उनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना अगर आपको नहीं आएगा तो समझ लो कि आपको कैसे समझ आ सकती है फिजिक्स। तो बच्चों अब हम वेक्टर जो होते हैं, ये जो हमारे वेक्टर होते हैं, ये वेक्टर जो क्वांटिटी है ये भी आगे दो किस्म के होते हैं। वेक्टर भी आगे दो किस्म के होते हैं बच्चों। एक होते हैं आपके वेक्टर पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर, और एक होते हैं एक्सियल वेक्टर। ये दो किस्म के वेक्टर होते हैं बच्चों, पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं फिर आपके स्टार्ट करते हैं आगे इसका कि पोलर वेक्टर क्या होते हैं। अब मान लीजिए बच्चों कि आप समझे कि ये मेरी ईस्ट की डायरेक्शन है, ये ईस्ट की डायरेक्शन है, यहां पर एक लड़का है वो ईस्ट की तरफ चल रहा है, मतलब कि उसका मोशन किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, और ये ईस्ट की तरफ जाता है, यहां से यहां जाता है, इसका डिस्प्लेसमेंट होता है मान लीजिए 10 मीटर। ये कहां जा रहा है लड़का, ईस्ट की तरफ, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 10 मीटर। तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और मोशन इसका किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी किस तरफ है, ईस्ट की तरफ।
तो इसका मतलब है कि जब किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन उसी तरफ हो जिस तरफ मोशन हो बॉडी का, तो बच्चों उस वेक्टर को बोलते हैं हम पोलर वेक्टर। तो पोलर वेक्टर बच्चों क्या हुआ? इट इज ए वेक्टर या वेक्टर क्वांटिटी whose direction is same in the direction of motion। जिस तरफ मोशन हो रहा है अगर उसी तरफ डायरेक्शन है उस क्वांटिटी की, तो समझ लीजिए वो क्वांटिटी आपकी वेक्टर पोलर वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लो कि यहां पर मैं बोलता हूं कि ये बॉडी है, उसका मास m है, तो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन किस तरफ होगी? इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी जिस तरफ वेलोसिटी होगी। अब इसका मतलब कि मोमेंटम भी इस तरफ है और मोशन भी इस तरफ है, तो मोमेंटम हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये दोनों क्वांटिटीज हैं। इन दोनों क्वांटिटीज को हम पोलर वेक्टर बोलेंगे, बिकॉज देयर डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जिस तरफ आपका मोशन हो रहा है, अगर आपकी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन भी उसी तरफ है, तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हम बोलते हैं पोलर वेक्टर क्वांटिटी। बच्चा एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अब मान लीजिए कि आपके पास ये है एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जिसके आगे पीछे कोई चीज घूमती है, इसका नाम हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मान लो कोई चीज यहां पर डिस्क है, कोई चीज है ये इसके आगे पीछे घूम रही है। अब इसका मैं डायग्राम ऐसे बना लेता हूं, ये समझिए आप ऐसे कि ये डिस्क है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो बच्चों इसका मोशन कहां पर हुआ? इसका मोशन हुआ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मोशन इसका समझिए पहले, इसका मोशन किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बॉडी इस तरह घूम रही है, मतलब मोशन इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब मैं आपको यहां पूछता हूं कि इसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो बच्चों यहां पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी इस तरफ नहीं होगी जिस तरफ मोशन होगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो होगी ये होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इस केस में क्या हो गया? इस केस में आ गया कि जो एंगुलर वेलोसिटी है, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है बच्चों, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके बॉडी के मोशन के अलग है। मोशन इसका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है। तो ऐसे वेक्टर को बच्चों एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, कि ऐसे वेक्टर द वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ऐसे आप बड़ी एग्जांपल पढ़ोगे। मान लीजिए कि यहां पर आपकी ये कोई बॉडी है, तो मैंने क्या किया, यहां पर इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई F, ये घूम रही है बच्चों, इसी तरह घूम रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब फोर्स लगाऊंगा तो यहां पर टॉर्क पैदा हो जाएगा। तो मुझे बोला जाए कि टॉर्क की डायरेक्शन कहां होगी, तो यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन बच्चों यही होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस केस में भी देखिए कि मोशन आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन जो है वो अलोंग द वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ऐसे वेक्टर को हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर। तो आपको देखना जैसे ये टॉर्क हो गया, एंगुलर वेलोसिटी होगी, एंगुलर मोमेंटम हो गया, इस तरह डिफरेंट किस्म के वेक्टर, थोड़ा आपको नॉलेज आ गया होगा। शॉर्ट में कहा जाता है कि पोलर वेक्टर क्या होते हैं? पोलर वेक्टर बोलते हैं कि जिन वेक्टर की डायरेक्शन जो हो वो उसी तरफ हो जिस तरफ बॉडी का मोशन हो। और एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं? एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिन वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, उस तरफ ना हो जिस तरफ बॉडी का मोशन होता है। तो ये हो गया एक्सियल वेक्टर। अब बच्चों, अब हम यहां पर आगे इसके वेक्टर्स में कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। अब बच्चों देखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले बच्चों आप पढ़ लीजिए इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स हम कब बोलेंगे कि टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ
दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड किसको बोलते हैं हम? लेंथ को। जैसे ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, तो ये इक्वल कब होंगे? अगर उनकी मैग्नीट्यूड मतलब उनकी लंबाई और डायरेक्शन मतलब उनका एरो दोनों सेम डायरेक्शन में हो, तो इनके मैग्नीट्यूड क्या हो? इक्वल हो, और डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन में हो। जैसे आप इसको आप जरूरी नहीं कि ऐसे देखो, आप ऐसे भी दे सकते हो, ये इधर जा रहे हैं, ये देखो इक्वल मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इनके इक्वल और डायरेक्शन सेम। जैसे ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है, ये ऐसे, ये आप बच्चों ऐसे भी दे सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आप जैसे मुझे लिखे ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखो। लेकिन याद रखना कि इनके जो मैग्नीट्यूड है, इन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। मैं लिख लेता हूं कि मैग्नीट्यूड इनका इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। तो इनको बोलते हैं बच्चों इक्वल वेक्टर्स। अब बच्चों एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं कि मान लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट O है, तो यहां पर दो लड़के हैं ए और बी, और ये ए और बी दोनों चलते हैं इस डायरेक्शन में और 5 मीटर चलते हैं ईस्ट की तरफ, 5 मीटर ईस्ट की तरफ चलते हैं। तो दोनों ने 5 मीटर चला और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना था? 5 मीटर, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम थी। तो ऐसे अब इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा इक्वल वेक्टर्स। इस तरह बच्चों आप याद रख सकते हो। अब देखिए बच्चों इक्वल वेक्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कीजिए कि इक्वल वेक्टर्स का मतलब इनको समझे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये इक्वल है अगर, तो सबसे पहले ये दोनों क्वांटिटी बच्चों सेम होनी चाहिए। अब इक्वल वेक्टर का मतलब यही सोच लेना कि ये एक क्वांटिटी आपकी फोर्स है और दूसरी क्वांटिटी आपकी एक्सेलरेशन है, ये इक्वल नहीं है। अब मान लो कि फोर्स का भी लेंथ सेम है, एक्सेलरेशन के बराबर और डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो क्या ये इक्वल होंगे? नहीं। सबसे पहली कंडीशन कि ये दोनों चीजें एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए, या दोनों फोर्सेस हो, या दोनों एक्सेलरेशन हो, या दोनों मोमेंटम हो। ये भाई यार हमें बड़े बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो कोई भी दो क्वांटिटी का ऐसा नहीं कभी करना आपने कि दोनों क्वांटिटी सेम। जैसे मैंने यहां पर दिया कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट मैंने बोला, मैंने ये नहीं बोला कि इसका डिस्प्लेसमेंट और इसकी वेलोसिटी इक्वल वेक्टर है, ऐसी बात करनी है। तो दो वेक्टर जो इक्वल होते हैं वो सेम क्वांटिटी के होने चाहिए, पहली बात से, दोनों वेलोसिटी हो या दोनों फोर्स हो, एक चीज। दूसरी बच्चों यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप एक वेक्टर को, ये दो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस बच्चों आप बहुत वेक्टर अलजेब्रा में काम देंगे। मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स है मेरे पास 5 न्यूटन की। अब इस वेक्टर को अगर मैं इसके पैरेलल कहीं भी ले जाऊं, मान लो कि इस वेक्टर को, इस फोर्स को, इस वेक्टर को मैं ऐसे लेता हूं, इधर से डिस्प्लेस करा के इधर ले आता हूं, पैरेलल टू याद रखना है, इसके पैरेलल रखना है, तो यहां भी इस वेक्टर की वैल्यू वही रहेगी। अगर मैं इस वेक्टर को इसके पैरेलल अगर मैं ले जाता हूं, इधर ले आता हूं, तो बच्चों इसकी इधर भी वैल्यू जो है वो 5 न्यूटन रहेगी। अगर इसको मैं ऐसे ले जाता हूं नीचे, तब भी बच्चों इसकी, इस वेक्टर की वैल्यू 5 न्यूटन ही रहेगी। अगर इसको मैं ऊपर ले जाता हूं बच्चों, तो तब इसकी वैल्यू 5 न्यूटन रहेगी। मतलब कि इफ वी डिस्प्लेस द वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर, देन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन्स सेम, मतलब वो वही वेक्टर रहता है और नया वेक्टर नहीं बनता। लेकिन कंडीशन याद रखना बच्चों, आपने वैसा ही इसको डिस्प्लेस करना है पैरेलल। ये नहीं आप कर सकते, अब मान लीजिए आप कोई बच्चा इसको ऐसे करता है कि ऐसे करके इसको ऐसे इधर से करता करता इधर से टेढ़ा कर देता है ऐसे, अब ये नहीं होगा। दिस इज नॉट एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन, ये नहीं करना आपने, और ना ही आपने इसको ऐसे करते 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 उल्टा कर देना ऐसा, दिस इज नॉट 5 न्यूटन। तो आपने याद रखा कि अगर वेक्टर को हम पैरेलल डिस्प्लेसमेंट करेंगे तब वो वेक्टर की वैल्यू सेम रहेगी। अगर आप उसको टेढ़ा भी कर दो, थोड़ा सा भी टेढ़ा कर दो,
उल्टा कर दो तो वो वेक्टर आपका चेंज हो जाएगा, वो अभी हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो होप्स आपको बच्चों समझ आ गया होगा पैरेलल वेक्टर्स की इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगी इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं कि दीज आर टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। दूसरी बात, ये दोनों क्वांटिटी बच्चों सेम होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। अगर ये ए बी का मतलब ये नहीं कि ये अलग है ये अलग है, ए बी का मतलब ये और ये सेम क्वांटिटी, ये वेलोसिटी ये भी वेलोसिटी होनी चाहिए, ये फोर्स ये भी फोर्स होनी चाहिए, ये आप जा रखे। तो ये हो गया बच्चों आपका इक्वल वेक्टर्स। अब बच्चों अब हम समझ लेते हैं सेकंड वेक्टर जो है वो तो नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर भी आपको यहां पर यूज होगा। नेगेटिव वेक्टर बच्चों क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपके पास ये एक वेक्टर है ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का मुझे नेगेटिव वेक्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि उतनी ही लेंथ का, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही लेंथ का एक वेक्टर ड्रा करेंगे, लेकिन उसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट करेंगे। तो ये वेक्टर हो गया माइनस ए वेक्टर। द वेक्टर इज सेड टू बी द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर इफ इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर बट इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू द गिवन वेक्टर। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सपोज कीजिए ये आपके पास कोई दीवार है, आपने यहां से बॉल आपका आ रहा है वेलोसिटी v से, ये v वेलोसिटी से गया, तो ये जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो अब जब ये स्ट्राइक करके जब रीबाउंड होगा वापस आएगा, जब वापस आएगा बच्चों तो अगर तो ये कोलिजन है आपकी इलास्टिक, मतलब कि इसकी एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, तो तब ये उसी वेलोसिटी से वापस मुड़ेगा। अब लेकिन ये जो वेलोसिटी होगी ये नेगेटिव होगी। ये वेक्टर ये वेक्टर इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर होगा। देखिए इक्वल वेलोसिटी का मतलब कि इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये बच्चों हो गया आपका नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर का एक और आप कंसेप्ट समझे कि अगर मैं किसी वेक्टर में उसी का नेगेटिव वेक्टर अगर ऐड कर दूं तो वो आंसर क्या आएगा? जीरो वेक्टर। वेक्टर में अगर मैं उसी का नेगेटिव वेक्टर ऐड कर दूं तो आंसर क्या आएगा? जीरो वेक्टर। तो इसका मतलब है कि जीरो वेक्टर क्या होता है, पहले आप थोड़ा सा आप समझ लेते हैं कि जीरो वेक्टर क्या होगा बच्चों। जीरो वेक्टर क्या हो गया? जीरो वेक्टर क्या, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो। जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो हो। अब अगर इसको समझे कि जीरो वेक्टर क्या हो सकता है, कोई एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपको बोलता हूं मैं, ये एक बॉडी है बच्चों, इसको मैं यहां से फोर्स लगाता हूं 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन हो गया वेक्टर कौन सा? अब मैं इसको इस तरफ से एक और फोर्स लगाता हूं, इस तरफ से एक फोर्स लगाता हूं, F इज इक्वल टू 5 न्यूटन इस तरफ। अब बच्चों देखो जरा, इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। अब इसका मतलब कि ये दोनों फोर्सेस होगी, ये वेक्टर इसका नेगेटिव मान लो या ये वेक्टर इसका नेगेटिव मान लो। अब ये दोनों फोर्सेस क्या करेंगी? ये आ गया, ये मान लो अगर मैं इसको 5 न्यूटन बोलता हूं, प्लस करता हूं ये क्या होगा? ये वेक्टर इसका क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इसके अपोजिट है, तो ये आएगा -5 इज 0। तो नेट फोर्स बन जाएगी बच्चों यहां पर इस ब्लॉक के ऊपर 0। मान लीजिए आप बोलोगे कि नेट फोर्स जो है वो 0। तो ये हो गया बच्चों, यहां पर जो नेट फोर्स आएगी उसको मैं 0 वेक्टर बोलूंगा, और ये फोर्स हो गया आपका मान लीजिए पॉजिटिव फोर्स, और ये हो गया इसका नेगेटिव वेक्टर। अब जीरो वेक्टर आपको समझ आ गया कि जीरो वेक्टर हो गया कि ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 0। मान लीजिए आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए स्टेशनरी पार्टिकल। मतलब कि एक बंदा स्टेशनरी है, मतलब ये बड़ा पत्थर है, ये रेस्ट में है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों?
जब ये रेस्ट में है तो बच्चों इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो। अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो जीरो ऐसे नहीं समझना है जी, इसका मतलब कि वेलोसिटी जीरो वेक्टर है, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 मीटर पर सेकंड है, ये हो गया जीरो वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी पार्टिकल इज जीरो वेक्टर। यहां पर देखिए, इफ ए ब्लॉक exerted two equal and opposite forces, the net force is a zero vector। तो जीरो वेक्टर को पहले आप समझिए। अब इसका मतलब कि जब मैं वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड करूंगा तो वो दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो वेक्टर आएगा। तो ये बच्चों आपको याद रखना है कि जीरो वेक्टर क्या होता है। जीरो वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, और ये आप समझ सकते हो कि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को जीरो कैसे करना है। अब जो तीसरा समझे यहां पर कि मान लीजिए कि आपको बोलता है कि आप देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर बच्चों, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है पहले समझिए। कि मान लीजिए कि अब ये मैंने क्या पढ़ाया कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये अगर किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है कि उसके ऊपर एरो डाल दो। अभी हमने पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। बच्चों इसकी मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं मॉड, ऐसे। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, ये हो गया मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और बच्चों इसकी डायरेक्शन जो बताएगा वो बताएगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हम लिखते हैं, वेक्टर के ऊपर क्या डालते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, ए कैप। इसको क्या पढ़ना है, ए कैप, इसको बोलना है ए वेक्टर। ये क्या हो गया, मॉडुलस। मॉड जो आपने पढ़ा, मॉड अगर वेक्टर का निकालोगे वो मैग्नीट्यूड बताएगा, मतलब लेंथ। जैसे यहां पर था मेरे पास ये ए वेक्टर है, तो मैंने यहां पर क्या बताया था आपको कि ये जो इसकी लेंथ है वो बताएगी ना इसका मैग्नीट्यूड। तो इसकी लेंथ को हम बोलते हैं मॉड मैथ वेक्टर में। और एरो इसका डायरेक्शन बताएगा, तो इसके एरो को रिप्रेजेंट करेगा यहां पर ए कैप। तो ए कैप जो होगा बच्चों, वो ये ए कैप जो होगा ये हो गया यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इट इज दैट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज दैट वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, whose magnitude is 1 and its direction, उसकी डायरेक्शन कहां होगी, डायरेक्शन इज along the given vector। जिस तरफ वो वेक्टर होगा उसी तरफ उसकी वो डायरेक्शन बताएगा। तो यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है कि इसका अपना मैग्नीट्यूड 1 होता है, मतलब इसकी लंबाई 1 होगी, और इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। जो आपको वेक्टर है उसकी डायरेक्शन बताने के लिए मुझे यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बच्चों आप देखिए यहां पर इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, मैं पढ़ा हुआ ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, ऐसे तो पढ़ा है। मान लीजिए एक वेक्टर आपका कोई यहां पर एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। एक्स एक्सिस की अगर कोई बॉडी एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी तो उसका यूनिट वेक्टर बच्चों हमने डिसाइड किया हुआ आई कैप। अगर कोई वाई एक्सिस पे बॉडी जा रही है तो उसका यूनिट वेक्टर जे कैप है, और जेड एक्सिस वाले का यूनिट वेक्टर हमने रखा हुआ है के कैप। अब मान लो कि आपको बोलता है कि देखिए कैसे समझना, जैसे फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसको जरा वेक्टर रिप्रेजेंट कीजिए। वो पूरा 10 न्यूटन की फोर्स एक्स एक्सिस में लग रही है। अब आप इसको कैसे लिखोगे, एफ वेक्टर को कैसे लिखोगे, इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर कैसे लिखता है, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बता दिया उसने 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लिखिए। अब इसकी डायरेक्शन कौन बताएगा, ये वाला यूनिट वेक्टर। अब मैंने क्या बोला कहां पे लग रही है, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर कौन सा है, आई। तो आपने सीधा लिख देना आई का। तो अंडरस्टूड हो गया कि ये जो फोर्स है ये बच्चों कहां लग रही है, एक्स एक्सिस में। इसी तरह अगर आपको कुछ और पूछता है कि मान लो आपको बोलता है कि ये बॉडी कोई
एक बॉडी की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड अलोंग जेड एक्सिस है, तो आप कैसे लिखोगे? v इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना 5। अब जेड एक्सिस बोल रहे हैं ना, तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन कौन बताएगा? के। ये हो गया कुछ। तो आपने याद रखना कि इनका जो माड होगा, माड मतलब कि इनका जो मैग्नीट्यूड होगा, आई का हो, जे का हो या के का, माड मतलब कि मैग्नीट्यूड वो हमेशा 1 होता है और यूनिट वेक्टर ऑलवेज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, और इनका कोई भी यूनिट नहीं होता। ये भी आपने याद रखना। देखिए हम एक फॉर्मूला लिख देता हूं कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल होता है मैग्नीट्यूड और इसका यूनिट वेक्टर। तो बच्चों यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बन गया? यूनिट वेक्टर हो गया वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। जी आपको कभी काम आएगा अभी न्यूमेरिकल्स में, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना। तो यूनिट वेक्टर भी आपको क्लियर हो गया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है बच्चों? यूनिट वेक्टर इट गिव्स द डायरेक्शन। ओके, अब बच्चों मान लीजिए एक वेक्टर को बड़ा इंपॉर्टेंस से पढ़ते हैं, पोजीशन वेक्टर। ये वेक्टर ऐसे तो काफी हैं, लेकिन आपको हमें वही पढ़ाने हैं जो आपको फिजिक्स में यूज आएंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है बच्चों? पोजीशन वेक्टर होता है कि मान लीजिए ये मेरे पास कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये ओरिजिन है। मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है इस ए पोजीशन पर, ये कोई पार्टिकल है मेरे पास, घूम रहा है जाएंगे कहीं पर भी। तो अगर मैं अब मान लो इसको, इसके कोऑर्डिनेट्स भी होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, मान लो x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है, z कोऑर्डिनेट z1 है। तो अगर मैं ओरिजिन से बच्चों एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर ड्रा करूं, अगर मैं ओरिजिन से जहां पर भी पार्टिकल है उस पार्टिकल तक स्ट्रेट लाइन वेक्टर ड्रा करूं और उसका नाम मैं रख लेता हूं मान लीजिए r1 वेक्टर, तो दिस straight line vector drawn from the origin to the position of the particle is known as position vector of a particle. अब मान लो कि ये पार्टिकल पोजीशन वेक्टर, अब आपको बच्चे समझ आया। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसका क्या मतलब होता है कोऑर्डिनेट्स का? इसका मतलब इस जैसे हमने ग्राफ में ड्रा किया था कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, वाई y1 है और z z1 है। अब इसका मतलब क्या होगा कि इस वेक्टर का जो भी ये पार्टिकल होगा, इसका एक्स एक्सिस में कंपोनेंट x1 है, y एक्सिस में y1 है और z एक्सिस में z1 है। बच्चों इसको लिखेंगे कैसे? हम इसको लिखेंगे r पोजीशन वेक्टर। कैसे लिखेंगे इसका? कि x1 और x एक्सिस में कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? i वेक्टर। y में कौन सा कोऑर्डिनेट है? y1 और y की डायरेक्शन कौन बताएगा? j। और z एक्सिस में उसका मैग्नीट्यूड कितना है? z1 और उसकी डायरेक्शन कौन बताएगा? ये हो गया बच्चों पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका। अब मान लीजिए कि ये पार्टिकल यहां से यहां आ जाता है b। अब यहां पर मान लीजिए इसके एक्स वाई चेंज हो जाएंगे, यहां पर मान लीजिए एक्स x2 हो गया, y y2 हो गया, z z2 हो गया। तो अब यहां पर इसका पोजीशन वेक्टर फिर दोबारा से स्टार्ट होगा, वो वही नहीं रहेगा। यहां पोजीशन वेक्टर कैसे ड्रा करना है? रीजन से लेकर उस पॉइंट तक, इसका नाम है R2 दे देते हैं। अब R2 जो पोजीशन वेक्टर आएगा बच्चों वो आएगा x2i, y2j, z2k। अब बच्चों कि पोजीशन वेक्टर आपको समझा? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इट गिव्स द straight line distance. It gives the straight line distance from the origin to the position where the particle is located. And second, it gives the direction of the position of the particle. अब मान लो कि ये पार्टिकल था, यहां पर मैंने इसको फोर्स लगाई F, तो ये पार्टिकल यहां से यहां आ गया, ये डिस्प्लेस हो गया यहां पर। तो बच्चों इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होता है
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो दूसरा वेक्टर आपको बताएगा डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों कहां से कहां ड्रा होता है? ये इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन वेक्टर जो ड्रा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं डेल्टा आर से। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बच्चों कैसे निकालना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक। तो वो आएगा R2 फाइनल पोजीशन माइनस R1 इनिशियल पोजीशन। इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मींस डिस्प्लेसमेंट। तब R2 में से R1 माइनस कीजिए तो X2 में से X1 पहले माइनस कीजिए, बन जाएगा X2 माइनस X1 I कैप। इसी तरह Y2 में से Y1 माइनस कीजिए, Y2 माइनस Y1 J कैप। इस तरह Z2 माइनस Z1 K। ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या बताएगा? इट गिव्स द, इट टेल्स अस हाउ मच and in which direction the particle has been displaced from initial position to final position। कितना और किस तरफ पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। अब अच्छा इसको ये क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत है तो इसको मैं एक न्यूमेरिकल के जरिए आपको समझा देता हूं कि मान लीजिए ये एक पार्टिकल था ए पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट में लेता हूं। मान लीजिए 1, 2 और 5, ये इसके कोऑर्डिनेट थे A1 पर, और बी पोजीशन पर जब वो पार्टिकल गया तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए 7, 8 और 9 इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो अब बच्चों आपको पूछता है कि पहले आप इसका ए का पोजीशन वेक्टर निकालिए, बी का पोजीशन वेक्टर निकालिए और डिस्प्लेसमेंट आप बताइए कि ये कितना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। सेम चीज है लेकिन थोड़ा सा कई बच्चों को न्यूमेरिकली जल्दी समझ आती है चीज। तो आप बच्चों समझिए कि पहले R1 लिखिए। इसका R1 कैसे लिखोगे? जैसे ये आपको समझाया मैं, जैसे इसका X1 क्या हो गया 1, Y1 कितना हो गया 2, Z1 कितना हो गया 5। तो इसको लिखोगे 1I प्लस 2J प्लस 3K। इस तरह R2 वेक्टर बच्चों क्या आएगा 7I प्लस 8J प्लस 9K। सिंपल, जैसे पीछे देखा था X, Y इस तरह। अब इधर हमें कोऑर्डिनेट न्यूमेरिकल वाले थे। अब आपको बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखिए बच्चों, तो कैसे लिखना है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R2 में से R1 माइनस कीजिए। I को I से माइनस करना है, I को J से नहीं माइनस करना, I को I से, J को J से, K को K से। 7 में से 1 क्या तो 6I, 8 में से 2 गए तो 6J और 9 में से 3 गया तो 6K। ये बन गया बच्चों इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बहुत सा आपको ये समझ आ गया होगा। अब मान लो आपको बोलते हैं मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर, ये आप समझिएगा बच्चों। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर हम कैसे निकालेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि अगर ये एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होता है मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब मान लो मुझे इसका पूछता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, R1 पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड मतलब कि मुझे अब लेंथ बताएगा, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी लंबाई कितनी है, इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो इसकी लंबाई बताएगा। तो मॉड इसका निकालिएगा, क्या निकलेगा? मॉड कैसे निकालते हैं? पहले हमें रूट लिखना है बच्चों, ध्यान से समझिए। रूट जो I का कोफिशिएंट है ना, I का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर करना है, तो मतलब 1 का स्क्वायर। J का जो कोफिशिएंट है बच्चों उसका स्क्वायर कीजिए, K का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिए। ये फार्मूला आपको याद रखना है। 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट 14। ये आ गया, मतलब इसकी जो लंबाई होगी, इसकी जो लेंथ है बच्चों, ये जो इसकी लेंथ है वो कितनी आएगी? रूट 14 मीटर। तो मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना आ गया और लिखना कैसे है वेक्टर को, ये आपको समझना था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चीज। अब आगे देखिए बच्चों कि हमारा यूनिट वेक्टर भी हो। आप देखिए क्वेश्चन हम करते हैं, जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल लेते हैं कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, मैं बोलता हूं आपको, ये 2i प्लस
3j माइनस k। तो मैं बोलता हूं कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मतलब इस वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर निकालिए। तो मैंने यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा। तो बच्चों मैंने आपको समझाया था कि जो वेक्टर होता है वो उसका फॉर्म होता है मैग्नीट्यूड इनटू उसका यूनिट वेक्टर। यहां से यूनिट वेक्टर किसका बनाएगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। तो बच्चों वेक्टर क्या है यहां पर, वेक्टर आप कहिए 2i 3j माइनस k। और इसका मॉड आपको सिखाया मैंने कैसे निकालते हैं। इसका मॉड बच्चों कैसे आएगा, मॉड कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट लिखिए, i के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, j के साथ जो कोफिशिएंट है 3 का स्क्वायर 9, k के साथ कितना कोफिशिएंट है -1, -1 का स्क्वायर हो गया 1, कितना बचा √14, √14। तो ये बच्चों आपका निकल का यूनिट वेक्टर आएगा 2/√14 i, 3/√14 j, 1/√14 k। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर होगा वो ये होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा ये होगा, और जेड एक्सिस में होगा ये बच्चों इसका मीनिंग था। एक न्यूमेरिकल करके आज हम समाप्त करेंगे, आज इतना ही रखेंगे। तो एक न्यूमेरिकल आप और समझ लीजिए, कई बार एग्जाम क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपको पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। देखिए मैं आपको बोलता हूं कि ए वेक्टर उसने दिया है क्वेश्चन में, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस लैम्डा के, ये लैम्डा है, बोल रहा है कि लैम्डा की वैल्यू निकालो, और गिवन क्या दे रहा है कि ये जो वेक्टर है दिया है इसने, ये वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये गिवन दे रहे हैं। तो बच्चों अगर ये यूनिट वेक्टर उसने गिवन दिया है तो आप लिखिए ना, गिवन उसने दिया है कि ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर। इसका मतलब है कि इसका जो मॉड होगा वो बच्चों कितना होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि उसने बोला ना कि लैम्डा की वैल्यू निकालो अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, उसको 1 के बराबर पुट कीजिए, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, i का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर 4, j का कोफिशिएंट -1 है, -1 का स्क्वायर 1, k का कोफिशिएंट लैम्डा है, लैम्डा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बचेगा 4 + 1 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बच्चों जब रूट हो तो स्क्वायर ही कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 5 प्लस लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बचेगा लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 - 5, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू -4, और लैम्डा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4। अब बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं -1 और -4 अलग अलग कर सकता हूं। ये जो रूट -1 होता है बच्चों, ये अयोटा होता है, दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और जाएगा 4 का रूट हो गया 2, तो ये आएगा बच्चों आपका आंसर लैम्डा इज इक्वल टू 2i। बच्चों इसी के साथ आज हम इतना ही करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। आपके पास कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे यूट्यूब चैनल में भी कमेंट बॉक्स में आप नीचे कमेंट डाल सकते हो अपना। तो शेयर कीजिए वीडियो जितना हो सकता है कि बच्चों को बेनिफिट हो, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में ना तो कोई स्कूल है ना कोई ट्यूशन चल रही है, तो ये यही एक माध्यम है। तो आप कई बच्चों को पता ही नहीं चल रहा कि कौन सी डीएससी की तरफ से क्लासेस चलाई जा रही है नहीं चलाई जा रही। तो जिन बच्चों, आपका फर्ज बनता है कि अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो जितना हो सकता है, ताकि बाकी बच्चों को भी बेनिफिट हो, जो पहाड़ों में डोडा, किश्तवाड़, जोरी, पूंछ ऐसी ऐसी जगह हैं वहां पर बच्चे बैठे हुए हैं,
कई लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो आपका फर्ज बनता फ़ोन के जरिए बताओ एक दूसरे को कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से मैडम ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया होगा कि बच्चों की जितनी हेल्प की जाए उतनी कम है। तो आपका फर्ज बनता है कि शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सकता है, आप बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को बताइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको जैसे हम अपलोड करें वीडियो तो आपको उसी वक्त आपके सामने आ जाए। तो इस तरह बच्चों हमारा कंटिन्यूटी बनी रहेगी और आप हमें एंगेज रखिए। आपके पास कोई क्वेश्चन है आप टाइप करते रहिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालते रहिए, ताकि हम पता चलता रहे कि आप वाकई में हमारे साथ जुड़े हुए हो। तो इसी तरह बच्चों हम इम्प्रूव करेंगे अपना कम्युनिकेशन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।